स्वागत बहुत आपका एक बार फिर। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और अब बात करेंगे हम जरा महाराष्ट्र की। पहले खबर और उसके बाद आपको बताते हैं खबर के अंदर की खबर। आज इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में खासतौर पर सीटों की बात करे अपने सहयोगियों से पहले, उससे पहले अपने नेताओं को बुलाया है महाराष्ट्र के और उनके साथ वो बातचीत करने जा रही है। और जनवरी के पहले हफ्ते में अपने सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस पार्टी बात करेगी। मतलब एनसीपी जो अब शरद पवार वाला गुट है और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाला गुट है। लेकिन राजनीति में कई बार बड़े दिलचस्प बयान आते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई मतलब क्या बात कह दी है। तो इस किस्म के आज दो बयान हमारे पास हैं, दोनों सुनने लायक हैं। और ये मैं आपको जब बयान सुनाऊंगा और उसके बाद किसी आप इन गठबंधन के नेताओं से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि भाई घर में 4 बर्तन होते हैं तो आवाज़ तो होती है, बर्तन बजते तो है ही। तो भी कौन कौन से बर्तन बज रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। हुआ ये है कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, उन्होंने पहले ही दावा ठोक दिया कि हम हमेशा 23 सीट लड़ते हैं, इस बार भी 23 सीट लड़ेंगे। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं, तो 23 पर यानी लगभग आधी सीट पर उन्होंने अपना दावा कर दिया। बची आधी सीटों पर वो कह रहे हैं एनसीपी लड़ ले और उद्धव ठाकरे लड़ लें, और शरद पवार लड़ लें और उद्धव ठाकरे लड़ लें। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अरे भाई आपकी पार्टी टूट चुकी है, आप पहले वाली शिवसेना ये नहीं है। पहले आप बीजेपी के साथ मिलकर के लड़े थे, अब शरद पवार की पार्टी भी टूट गई है। तो महाराष्ट्र में अगर कोई एक साबुत पार्टी बची है, मजबूत पार्टी बची है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो अभी से कह देना कि हम आधी सीटें लड़ेंगे, ये बात जायज नहीं है। फिर जवाब आया दूसरी तरफ से। जवाब ये दिया गया कि भाई ये जो गली मोहल्ले के नेता बोल रहे हैं इनकी बातों पर हम क्यों जवाब दें। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, केसी वेणुगोपाल से, सोनिया गांधी से। ये हमको बताएंगे कि हम कितनी सीटें लड़ेंगे। फिर उधर से जवाब आया कि ये वही लोग हैं शिवसेना वाले जिन्होंने अपना रिश्ता बीजेपी के साथ भी ऐसे ही खराब किया था और अब ये कांग्रेस पार्टी के साथ भी यही करना चाहते हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। तो अब ये कौन बातें कह रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। दोनों का नाम एक ही है, संजय। एक तरफ है संजय निरुपम कांग्रेस वाले, दूसरी ओर है संजय राउत शिवसेना वाले। आप दोनों की बात जरा सुनिए और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि ये जो बर्तन बज रहे हैं ये शोर कब तक सुनाई देगा। भले ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन सच है कि कांग्रेस और ये शिवसेना बिखर गई। शिवसेना से कई बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता छोड़ करके चले गए। बिल्कुल उसी तरीके से एनसीपी भी बिखर गई, उसके भी कई बड़े नेता कार्यकर्ता छोड़ के चले गए। तो सचमुच आज इस समय शिवसेना का वोट कितना है और एनसीपी का वोट कितना है, या पवार साहब के पास कितने एनसीपी के वोट बचे हैं, ये किसी को नहीं मालूम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कितना वोट है सबको मालूम है। कांग्रेस पार्टी कोई छोड़कर नहीं गया है। कांग्रेस पार्टी एक मजबूती से अपनी जगह पे खड़ी है। तो ऐसे में कांग्रेस को कम आंकने, अंडर एस्टिमेट करना मुझे लगता है गलत होगा। मैंने भी देखा कि शिवसेना के साथी ने 23 सीटें मांग ली है, तो मुझे तो लगता है पूरे के पूरे 48 सीटें मांग ले वो। जब बीजेपी को हराना है तो एक दूसरे को डराने की धमकी नहीं देनी चाहिए। सामना में लिख करके शिवसेना और बीजेपी का रिश्ता बर्बाद कर दिया गया। अब कांग्रेस के साथ भी अगर रिश्ता बर्बाद करना है तो रोज सामना में हमको गाली देते रहिए। हम उनके राष्ट्रीय नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है, चाहे राहुल जी है, सोनिया जी है, खड़गे साहब है, वेणुगोपाल जी है। तो हम कितने लड़ेंगे, आप कितने लड़ेंगे, ये बात दिल्ली में होगी। यहाँ कोई गांव के गली के जो लोग हैं वो अगर बोलेंगे राष्ट्रीय स्तर की बात तो कौन सुनेगा। हमने कहा है कि हम हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटें लड़ते आए हैं, 23 जगह पर लोकसभा में, एक दादरा नगर हवेली, वो हम हमारी सीटें कायम रहे। इतना ही कांग्रेस ने सीटें जीती नहीं है महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है जीरो से। महाराष्ट्र में शिवसेना बड़ी पार्टी है। देखिए ये लोग बोलते हैं पार्टी टूट गई, आप कौन तय करेगा हमारी पार्टी टूट गई। मैंने कल कहा आपकी पार्टी नहीं टूटी थी ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, फिर भी कांग्रेस हार गई ना। हमारी पार्टी टूटी थी फिर भी हमने अंधेरी की एक बाई इलेक्शन जीत लिया ना जोर से। हमारी पार्टी के मदद से हम पुणे की कस्बा की सीट अब जीत गए ना।
तो जब मीडिया पूछता है इन्हीं पार्टियों के नेताओं से, भाई गठबंधन में आप लोग सीट का बंटवारा कैसे करोगे, तब मार तो नहीं मचेगी, तब दिक्कत नहीं होगी, तब सब कहते हैं अरे ये तो सब मीडिया की कहानी है, सब आप लोग मीडिया वाले झगड़ा लगाने में लगे रहते हैं, सब कुछ हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो आपने देखा कितनी दिक्कत आने वाली है। और ये दोनों इंसिडेंटली भी मुझे हमारे साथियों ने याद दिलाया, दोनों शिव सैनिक हैं, नहीं संजय निरुपम पूर्व शिव सैनिक हैं, छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में गए थे। दोनों पत्रकार हैं, संजय निरुपम भी पहले पत्रकार थे और ये संजय राउत जो है वो तो सामना में लेख लिखते ही, एडिटोरियल यही लिखते हैं। बात सही है कि सामना में जितनी चुभनी वाली बातें कही जाती हैं, बीजेपी के लिए तो कही जाती है, कांग्रेस के लिए भी लिखी जाने लगी हैं अब, वही सब संजय राउत ही लिखते हैं। तो वही बात कह रहे थे संजय निरुपम कि ऐसे ही इन्होंने पहले अपना बीजेपी के साथ संबंध खराब किया और अब कांग्रेस के साथ भी दोपहर का सामना में ये भी लिखते थे संजय राउत, ये संजय निरुपम भी सामना में दोपहर का सामना में, और दोनों टेम्परामेंट भी दोनों का एक साथ, एक ही बात बोलने वाले लोग हैं तीनों। नहीं, लेकिन जो बातें हुई यहां पर, ये शुरुआत यहां से हुई कि शिवसेना कह रहे हम 23 सीट लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी ने ये कह दिया संजय निरुपम ने कि अब आपकी वो हैसियत नहीं रह गई, पार्टी टूट गई है आपकी, तो अब दावा छोड़िए ये 23 सीटों वाला। बात कौन सही कह रहा है दोनों में से? देखिए, मुझे लगता है शिवसेना की बात भी काफी हद तक सही है। शिवसेना और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये गठबंधन था कि 23 सीटों पे शिवसेना लड़ेगी, 25 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। तो शिवसेना का जो कैडर था और भारतीय जनता पार्टी का कैडर था, उससे पता था कि इन सीटों के अंदर शिवसेना को टिकट मिलना है। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के लिए काम करता रहा। शिवसेना का कैडर इन 23 सीटों पर एक अच्छा मजबूत स्थिति पर बना हुआ था। लेकिन अब पार्टी टूटने के बाद शिवसेना का वो कैडर बढ़ चुका है। एकनाथ शिंदे के पास जो सांसद चले गए, एकनाथ शिंदे का बेटा कल्याण डुम्बे से सांसद है, तो क्या वो वहां शिवसेना लड़ने की स्थिति में है? क्या वहां भारतीय जनता पार्टी की भी बड़ा ग्राउंड है? मुझे लग रहा है यह स्थिति अब राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या है, शरद पवार के लिए। ऐसा तो शरद पवार भी कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस के साथ मिलकर हम जब लड़ते थे तो कांग्रेस 26 सीटों पर लड़ती थी, हम 22 सीटों पर लड़ते थे, तो 22 सीटें एनसीपी की मैं लूंगा। मुझे लग रहा है अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इनके बीच गठबंधन नहीं होगा। और अभी तो कल वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर, जिसको गठबंधन में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, उन्होंने कल कह दिया कि 4 दल हैं, चारों 12-12 सीट बांट लो, मुझे भी 12 दे दो, कांग्रेस भी ले ले, शिवसेना भी ले ले और राष्ट्रवादी कांग्रेस। उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो दावा है 23 सीटों पर, वो आपको गलत लग रहा है? मतलब मुझे लग रहा है फिलहाल ये गलत है। 23 सीटों पे उद्धव ठाकरे ज्यादा दावा कर रहे हैं। पार्टी टूटने के बाद आज उद्धव ठाकरे के पास 23 जगह उम्मीदवार खड़े करने की स्थिति में नहीं है। उद्धव ठाकरे को 15 से 16 सीटों पर लड़ना चाहिए, जहां उसका संगठन मजबूत है और जहां संगठन उनके नेता को चुनाव जितवा सकता है। ऐसी 15 सीटें जहां वो फाइट में रह सकते हैं। बाकी 7 सीटें पे वैसे भी शिवसेना बहुत मजबूत नहीं थी, वहां भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आधार रहा था। और जो बात संजय राउत ने कही, कांग्रेस को तो 0 से शुरू करना है, 1 सीट है उनकी तो लोकसभा में, महाराष्ट्र में। नहीं, ये गलत है। महाराष्ट्र में 1 सीट जरूर है, चंद्रपुर विदर्भ से सीट उनकी आती है, लेकिन 10 से 12 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में रही है 2014 में भी और 2019 के चुनाव के अंदर भी। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को महाराष्ट्र के अंदर खारिज करना है, ये शिवसेना की गलतफहमी है। शिवसेना भी जानती है कांग्रेस का एक वहां आधार वोट बैंक है। इस स्थिति में कांग्रेस को कम से कम 15 सीटें मिलना चाहिए। लेकिन अब समस्या ये है कि शरद पवार सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, कांग्रेस सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, शिवसेना सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इस स्थिति में 48 सीटों का गठबंधन कैसा होगा? और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज तक ये एक दूसरे के खिलाफ हर चुनाव में लड़ते रहे। इस चुनाव में ये कैसे अपने वोटरों को कहेंगे कि आपको कांग्रेस के लिए वोट देना है? शिवसैनिक कहेंगे आप कांग्रेस के दो, कांग्रेस कहेगी कि आप शिवसेना का वोट दो। उन्होंने एक उदाहरण दिया ना, कस्बा पेट की सीट जो है, कस्बा की सीट जो है, जो कांग्रेस जीती थी, वो गठबंधन के तहत लड़ी गई ना। कस्बा की सीट 25 साल में पहली बार कांग्रेस जीती है। उसका हारने का एक कारण रहा है, वो सीट जिस व्यक्ति की थी उस परिवार को सीट दिया नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी भूल की थी। अच्छा। वो देवेंद्र फडणवीस ने भी माना कि हमसे ऐतिहासिक भूल हुई, कार्यकर्ताओं ने भी कहा था कि ये सीट हम हारेंगे। वो सीट कोई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस या शिवसेना के कारण नहीं आ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार के चयन के कारण आ रही है। गठबंधन का कोई टेस्ट था जिसमें वो गठबंधन जीत गया, ऐसा नहीं मानते आप? बिल्कुल नहीं, वो तो सीट भारतीय जनता पार्टी का गलत निर्णय हुआ। कार्यकर्ताओं ने पहले कहा था कि ये सीट हम हार जाएंगे, जिस परिवार को टिकट देना है सावरकर परिवार को, आप उसको नहीं दोगे, वो सीट वहां से हारेंगे। पार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस परिवार को टिकट न देके, और बाद में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमसे गलती हुई है कि हम उस परिवार को टिकट नहीं दे पाए। अब ये जो बयानबाजियां हो रही हैं सीट बंटवारे से पहले, अभी जैसे मैंने कहा बर्तन टकरा रहे हैं, तो बर्तन टूटने के कगार पे तो नहीं पहुंच जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सबकी मजबूरी है। शरद पवार भी जानते कि उनके पास कुछ बचा नहीं है, उद्धव ठाकरे भी जानते कि उनके पास कुछ बचा नहीं है, कांग्रेस भी जानती है कि पिछले चुनाव में 1 सीट आई थी। ये बयानबाजी जरूर करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये निभा लेंगे आपस में। बिल्कुल ये जानते हैं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है महाराष्ट्र में, और अभिजीत पवार और एकनाथ शिंदे और चले गए, तो इनको अपने अस्तित्व की लड़ाई महाराष्ट्र के अंदर लड़ना है और उसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव में जाना है। मई में लोकसभा चुनाव होंगे कि 3 महीने बाद अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने, उसी समय वहां पर बीएमसी के चुनाव भी होने वाले, कॉर्पोरेशन के, बीएमसी पुणे और ठाणे म्युनिसिपल, तो वहां भी इन्हें लड़ना है। तो इन्हें डर है इस बात का कि
अगर लोकसभा में हमारा गठबंधन नहीं होगा तो विधानसभा में हम सत्ता से पूरी तरह साफ हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे और अजित पवार फिर सरकार बनाएंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि कितनी भी बयानबाजी करें, आखिरी में आपस में समझौता करेंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इनकी राजनीतिक मजबूरी है वहां मिलकर लड़ना। हर्षवर्धन जी, देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि ये वाली जो कहावत है ना कि 4 बर्तन घर में होंगे तो टकराएंगे, ही गड़बड़ है। बर्तनों की आवाज़ उस घर में आती है जहाँ पति पत्नी लड़ने लगे बर्तन उठा के, जहाँ बर्तन गृहिणी काम कर रही है और पति से गुस्से में है तो जोर जोर से कुछ कूटने लगे, पीटने लगे, वरना बर्तनों में आवाज़ नहीं आती है। बर्तन कोई भी खाना आप पकाएं, किसी के किचन में वैसे आवाज़ नहीं आती। तो एक तो ये पहले इन लोगों को समझना चाहिए कि बर्तन अगर कुछ गलत अवस्था है, कुछ गुस्सा है, तभी आएगी। दूसरा, महाराष्ट्र बड़ा साफ है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों का तय था, दिख रहा था कि 27-28% पे भाजपा खड़ी है, 23-24% पर शिवसेना खड़ी है, दोनों 25 और 23 सीटें बांट लेते थे। अब क्या है कि यहां गड़बड़ हो गई है। 15 और 16 पर खड़ी कांग्रेस और एनसीपी को वही शिवसेना देख रही है अभी। अब एनसीपी भी 2 फाड़ हो गई। तो मुझे तो लगता है कि अब यह सोचना चाहिए कि 25 के बाद 23 में वो दोनों तो आधा आधा बांट लेंगे, उधर जो भाजपा के साथ गठजोड़ है। इधर इन लोगों को समझना चाहिए कि अब ये एक बराबर की क्षमता पर खड़े हैं और उसमें एनसीपी और कमजोर हो गई है। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट की जो ताकत है वो लगभग एक बराबर है, कांग्रेस की ताकत अब ज्यादा हो गई। तो मुझे लगता है व्यवहारिक धरातल पर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर संपादकीय लिखने के लिहाज से राजनीति करेंगे तो वही होगा जो संजय निरुपम बता रहे हैं। वो भी ऐसा काम कर चुके हैं और संजय राउत जी भी अच्छे से जान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति करें, थोड़ा ये वाला काम करना बंद करें जो संपादकीय लिख लिख के एक दूसरे को अपमानित करने की कोशिश करें। नहीं, ये लेकिन ये जो उलाहना दिया अभी संजय निरुपम ने शिवसेना के लिए कि पार्टी टूट गई है, बिखर गई है पार्टी, तो जवाब वहां से ये आया कि भाई तुम्हारी पार्टी तो नहीं बिखरी थी, फिर क्यों हार गए अभी 3 चुनाव? नहीं, लेकिन दोनों में फर्क है ना। यहां पर वो ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि हम 48 के 48 सीटें लड़ेंगे, हमें आप उतनी सीटें दीजिए। और मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में सबसे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी यानी उद्धव गुट और शरद पवार गुट, इनसे बहुत ज्यादा पैन महाराष्ट्र पार्टी है। आज की तारीख में सबसे बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। तो संजय राउत इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं, सामने सबको पता है, फिर भी वो बोल रहे हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। तो शिवसेना अब वैसी नहीं रही, एनसीपी वैसी नहीं रही, लेकिन कांग्रेस जैसी भी है वैसी ही है। अच्छा, महाराष्ट्र पर हम लोग आगे बात करेंगे। इस वक्त एक बड़े सीनियर मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी। बिहार की राजनीति में जो कुछ उठापटक चल रही है आपके सामने, अब जरा उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत उपेंद्र जी आपका इंडिया टीवी पर। आज ललन जी का इस्तीफा हो गया, सब जगह चर्चा चल रही है, इसका क्या मतलब है? क्यों ललन जी का इस्तीफा हुआ होगा भला? कोई कह रहा है इनकी नजदीकी यादव परिवार के साथ बहुत बढ़ गई थी, कोई कह रहा था कि ये तो जेडीयू को मर्ज करा देना चाहते हैं आरजेडी में। तो आज के इस फैसले को, परिवर्तन को आप देखते कैसे हैं? देखिए, खुद ही उन्होंने जो तर्क दिया है इस्तीफा करते हुए, उस तर्क को कोई सुनेगा तो हंसी आएगी उसको। उनका यह कहना कि चुनाव लड़ना है, चुनाव क्षेत्र में ज़्यादा समय देना है, इसलिए पार्टी के अध्यक्ष पद से हम इस्तीफा देते हैं। अब चुनाव लड़ना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कोई विदेश में जाकर थोड़े उनको काम करना था कि चुनाव क्षेत्र में नहीं घूम पाते, समय नहीं दे पाते। बिल्कुल फिजूल की बातें हैं, कोई इसका अर्थ नहीं है। सच यही है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। आरजेडी के नेता के रूप में जेडीयू से ज़्यादा वो काम करने लगे थे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और काम कर रहे थे आरजेडी के लिए। स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति किसी भी पार्टी का नेता कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? नीतीश जी को लगा होगा कि अभी कंट्रोल कर सकते हैं, आगे चलकर तो और नुकसान हो जाएगा, तो इस कारण से उनसे इस्तीफा लिया गया होगा और कोई दूसरा कारण नहीं होगा। सर, आप नीतीश कुमार से बेहतर आपसे बेहतर उनको कौन जानता है? इतने दशकों का आपका उनका साथ है। नीतीश जी का मन पर पढ़ पाना ऐसा लगता है आज की तारीख में सबसे मुश्किल काम है। क्या सोच होगी आज के दौर में नीतीश कुमार की? कोई कहता है कि भाई उनको बड़ा बुरा लगा जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बढ़ा दिया गया पीएम फेस के लिए ऑपोजिशन का। नीतीश जी की खुद की अभी ख्वाहिशें बाकी हैं क्या? और इस फैसले में क्या आपको वो भी कुछ दिखता है कि भाई एक बार फिर अपने आप का अपना प्रोजेक्शन कुछ और किया जाए इंडिया गठबंधन के अंदर? निश्चित रूप से देखिए, ललन सिंह जी और 2-4 लोग हैं उनकी पार्टी में, इन लोगों ने मिलकर भरोसा दिलाया था नीतीश जी को कि आप महागठबंधन में चलिए, एनडीए से रिश्ता तोड़िए, वहाँ चलिएगा तो
देश के अगला प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार के रूप में आपका नाम हम सब लोग मिलकर लाएंगे। और लालू जी से भी उन लोगों ने कहवा दिया होगा। अब आरजेडी के समर्थन से इस स्थिति में नीतीश जी पहुंच जाएं, यह बात तो उसी दिन नीतीश जी को सोचना चाहिए था कि कहीं से ही संभव ही नहीं था। लेकिन फिर भी उनको, नीतीश जी को इन लोगों ने सपना दिखाया और नीतीश जी ने खुद देख लिया जिस तरह से उस दिन खड़गे साहब का नाम प्रस्तावित हुआ। बाकी लालू जी या दूसरे जो लोग भी जिनके ऊपर इनका भरोसा था, इन लोगों ने एक शब्द तक वहाँ बोलना मुनासिब नहीं समझा। तो स्वाभाविक रूप से ललन सिंह जी तो इसी बात को कन्विंस करके नीतीश जी को वहाँ ले ही गए थे। अब वही चीज़ जब नहीं होते हुए दिखी और उसके बाद भी ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहते तो ये आरजेडी को ताकत ज़्यादा मिलती, नीतीश जी को कहाँ ताकत मिलने वाली थी। तो इसलिए तमाम कारण हुआ जिसके चलते इस्तीफा की स्थिति आई। सर, जब आप ये कहते हैं कि ललन जी नीतीश जी को ये बता करके, ये कह करके उधर ले गए, तो ऐसा लगता है जैसे नीतीश कुमार अब कमजोर हो गए हैं, उनकी वो पकड़ नहीं रह गई पार्टी पर, अब उनको कोई बहला करके ले जा रहा है। नीतीश जी की अवस्था वैसी है क्या? हाँ, निश्चित। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश जी अब वन वे कम्युनिकेशन रखते हैं लोगों के साथ। मतलब लोग कुछ कहना चाहे, हम तो जब पार्टी में थे उस वक्त हमने सार्वजनिक मंच से सुझाव दिया था उनको कि नीतीश जी आप कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से अकेले मिलिए, अलग से मिलिए। अब 3 लोगों को बैठाए रखिएगा तो कोई आदमी अपनी बात ठीक से कहाँ कह पाएगा। तो अब लेकिन उस स्थिति में नीतीश जी आज भी हैं और यही कारण है कि एक तरफा बात ललन सिंह जी हों या उनके साथ 2-4 लोग जो उनको घेरे रहते हैं, इन लोगों ने जो कहा उस पर उन्होंने भरोसा किया। तो स्वाभाविक रूप से जो बात 4-5 आदमी मिलकर कहे, आम लोगों की बात नहीं सुनिएगा तो इस तरह की स्थिति बनेगी। तो नीतीश जी ने तो खुद ही ऐसी स्थिति बना ली है ना, और इसका नुकसान रोज हो रहा है। तो कमज़ोर तो नीतीश जी हो ही चुके हैं राजनीतिक रूप से और रोज कमज़ोर हो रहे हैं। और कमज़ोर क्या, अब देखिएगा जेडीयू ज़्यादा दिन सर्वाइव करने वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी जिस दिन इन्होंने गठबंधन बदलने के बाद फैसला लिया कि उसी आरजेडी के हाथ में बिहार को सौंपेंगे, जिस आरजेडी से बिहार के लोगों ने किस तरह से अपनी छुटकारा पाने का काम किया था, तो उस वक्त ही हमने कहा था कि आत्मघाती कदम है यह। तो आत्मघाती कदम जब लिया उन्होंने तो धीरे धीरे बर्बादी की ओर जेडीयू बढ़ रहा है और ये बढ़ते जाएगा। स्वाभाविक रूप से हैं नीतीश जी कमजोर और कमजोर होंगे। आपने कहा पार्टी सरवाइव नहीं करेगी, तो क्या होगा पार्टी में ऐसा? क्या पार्टी में वो बीजेपी के साथ जाने की चाहत रखने वाला धड़ा बहुत मजबूत है? उपेंद्र जी, आवाज मिल रही है उपेंद्र जी आपको? फोन लगता है डिस्कनेक्ट हुआ है। लेकिन उपेंद्र जी, बड़े जो बातें वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को ललन सिंह जो हैं वही ये कह करके कि आइए आपको हम आरजेडी के साथ चलिए और एनडीए से नाता तोड़िए, बीजेपी से पीछा छुड़वाइए अपना, और उसके बाद आप राष्ट्रीय राजनीति कीजिएगा, पीएम फेस का उम्मीदवार आप होंगे, आप संयोजक बनेंगे। ये सारी बातें जो है ललन सिंह ने भी उनको बताई कि ये मुमकिन है, लालू यादव के साथ हम लोग चले जाएंगे। तो लेकिन जब इंडिया गठबंधन की बैठक के अंदर अभी 19 तारीख को पिछली, जब इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने नाम ले दिया सीधे सीधे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आप पीएम फेस बनाइए, तो नीतीश कुमार अवाक रह गए, ऐसा वो कह रहे हैं। और आरजेडी की तरफ से लालू यादव कुछ बोले नहीं, उसका प्रतिकार किसी ने नहीं किया, क्योंकि वो जो पद था या वो जो ख्वाहिश थी वो तो नीतीश कुमार की थी और शायद उनको ही कहा गया था कि आप ही को सब कुछ करना है, इसीलिए वो सब दलों को एकजुट कर रहे थे। उपेंद्र जी की बातों में आपको कितनी मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, देखिए ये जो सारी घटनाक्रम है ये बहुत सिंपल भी हो सकता है कि ललन जो सिंह है उन्होंने कहा नीतीश कुमार को कि मैं आरजेडी के साथ मिलकर आपको जो ये गठबंधन बन रहा है उसका प्रधानमंत्री का फेस बना दूंगा। वो अपनी बात पे डिलीवर नहीं कर पाए, और ये इतना भी सिंपल हो सकता है कि डिलीवर नहीं कर पाए इस कारण ये रेपरकशन। तो जब वो बातें ऐसे कह रहे हैं तो ये एकदम सिंपल चीज़ भी हो सकती है और एकदम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी हो सकती है राजनीति में। तो सिंपल चीज़ है कि जैसे हम नौकरी करते हैं, हम कहते हैं कि ये हम डिलीवर करेंगे, नहीं कर पाते हैं तो उसका रेपरकशन होता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी। उपेंद्र जी फिर एक बार जुड़ गए हमारे साथ। जी सर, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। आप कह रहे थे इससे पहले कि ये पार्टी सरवाइव नहीं करेगी, जेडीयू सरवाइव नहीं करेगी, तो मैं इसका मतलब आपसे समझना चाह रहा था क्या होगा? पार्टी टूटेगी, पार्टी के अंदर कोई ऐसा धड़ा मजबूत हो रहा है जो बीजेपी के साथ फिर जाना चाहता है, क्या होने जा रहा है?
पार्टी बर्बाद होने का मतलब हम एमएलए एमपी के बारे में नहीं कर रहे। एमएलए एमपी जो लोग हैं वो तो अपनी सुविधा अनुसार सब लोग हैं ही अलग अलग पार्टियों से संपर्क में, कोई बीजेपी के साथ, कोई डायरेक्ट आरजेडी के साथ, कुछ लोग हम लोगों के साथ। तो ये तो एमएलए एमपी की बात हुई। हम तो कह रहे हैं आम जनता, जिस जनता के समर्थन पर पार्टी खड़ी होती है। जेडीयू के समर्थन में कौन लोग बिहार में होते थे? जेडीयू के समर्थन में वही लोग होते थे ना जो लोग चाहते थे कि बिहार में आतंक पाखंड राज फिर से वापस नहीं हो। और नीतीश जी बार बार यही लोगों को भरोसा भी दिला रहे थे कि जब तक हम हैं तब तक फिर से वही पुरानी स्थिति नहीं लौटेगी 2005 के पहले वाली। और नीतीश जी ने खुद ही जब निर्णय ले लिया कि हम उन्हीं हाथों में सौंप देंगे बिहार को जिन हाथों ने बिहार को बर्बाद किया था 2005 के पहले, तो इस कारण से आम लोग वहाँ से हटने लगे हैं और आम लोगों का रिश्ता उस पार्टी से अब समाप्त हुआ है, हो रहा है। हम उसकी बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उनकी अहमियत अब इस रूप में समाप्त हो रही है। हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, कोई 2-4 एमएलए की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक ठीक। नहीं, आपको ऐसा लगता है लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर उधर जाकर के आरजेडी के साथ जाकर के दूसरी बार अपने हाथ जला बैठे हैं, पछता रहे हैं? क्या फिर उनको लगता होगा कि नहीं, जहां हम पहले थे एनडीए में वहीं ठीक थे? देखिए, अब कहाँ ठीक थे यह बात उनको लग रही हो कि नहीं लग रही हो यह तो उनका विषय है, लेकिन वहाँ जाकर पछता जरूर रहे होंगे। इस बात का समर्थन हम करते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि जो स्थिति वहाँ है एक तरह से अब दमघुटन की स्थिति उनकी है। कई बार तो मंच पर होते हैं, अभी आरजेडी के नेता वहाँ उपस्थित होते हैं और वहाँ भी नीतीश जी बोलने लगते हैं तो कहने लगते हैं कि पहले क्या हो रहा था आप लोग देखते थे ना। मतलब आरजेडी के शासन में क्या हो रहा था, बिहार कहाँ चला गया था, हमने बदलाव किया। यह बात तो उस मंच से भी बोलते हैं नीतीश जी आज भी, जिस मंच पर आरजेडी के भी नेता होते हैं। तो एक तरह से उस बात के लिए पछताना तो स्वाभाविक है उनका, तो यह तो हो ही रहा होगा उनके मन में, लेकिन अब उसके निदान के लिए वो क्या करेंगे यह तो उनका विषय है। लेकिन मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन उनके लिए जो बार बार कहा जाता है पलटने वाला बातें, और जो तेजस्वी ने ही उनको कहा था पलटू चाचा, आपको लगता है कि अगर दोबारा ऐसा हो जाए पलटने वाली स्थिति तो अचरज नहीं होना चाहिए? अब देखिए, जो जिसको आज सबसे ज़्यादा जिसकी पीठ पर हाथ नीतीश जी रखे हुए हैं, उसी ने संज्ञा दी थी उनको इस शब्द के लिए जिसकी आप बात कर रहे हैं। हम तो कभी बोलते भी नहीं हैं इस तरह, उस शब्द का उच्चारण भी हम नहीं करते हैं, तो संज्ञा तो उन्हीं लोगों ने दी थी। तो जो समर्थक जनता नीतीश जी की है उनको यह बात अच्छी थोड़ी लगती होगी कि जिस ने नीतीश जी को यह संज्ञा दी, नीतीश जी उसी की पीठ पर हाथ रखे हुए हैं। आम जनता को यह बात थोड़ी ठीक लगेगी, निश्चित रूप से ठीक नहीं लगेगी। तो यह तो स्थिति है ही, लेकिन अब इस तमाम स्थिति के जिम्मेवार तो स्वयं नीतीश जी हैं ना। अब बाकी क्या करेंगे यह उनका विषय है। उपेंद्र जी, थोड़ा मैं आपसे लालू यादव के विषय में भी बात करना चाहता हूं। आप लालू यादव की कितनी भूमिका भी जो वहां परिस्थिति निर्माण हुई है उसमें देखते हैं? बहुत लोगों को लगता है कि उनका बड़ा दबाव है नीतीश कुमार के ऊपर कि भाई अब सत्ता हस्तांतरण का समय आ गया। अब ऐसा कोई करार उनके बीच में था या नहीं था तो वही दो लोग जाने, लेकिन बात तो यही होती थी कि भाई 2024 के चुनाव के बाद या थोड़ा पहले या 25 के चुनाव से पहले तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देना है और कुर्सी छोड़ देंगे नीतीश कुमार जी को। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, उनको नीतीश जी को भी भरोसा दिलाया गया था कि आप डील कर लीजिए आरजेडी के साथ। डील में बाद में चलकर जब भी हो, आज हो या 6 महीना के बाद, वह तो उन्हीं लोगों ने तय किया होगा। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना है और इसके बदले में आरजेडी आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार आप बनिए, इस काम में आरजेडी आपकी मदद करेगा। तो यह जो दोनों के बीच था, अब नीतीश जी या एक एक आदमी हिंदुस्तान का समझ गया है कि अब कहीं से महागठबंधन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नीतीश जी का नाम आ जाए, अब तो कहीं से यह बात नहीं है। तो नीतीश जी के मन में जो यह बात रही होगी वह बात पूरे तौर पे समाप्त हो गई। कोई गुंजाइश, कोई संभावना अब नहीं बची है। तो स्वाभाविक रूप से नीतीश जी के साथ जो कुछ भी हुआ, अब नीतीश जी देख रहे हैं कि अब नहीं हो पाया। लेकिन आरजेडी वाले लोग तो
अब उनके साथ इसके बदले में आरजेडी को क्या मिलेगा, तो उसके बदले में आरजेडी के नेता को मुख्यमंत्री बना दीजिएगा आप। तो यह बात तो दबाव के रूप में अब आरजेडी की ओर से होगा ही, और यही कारण है। अंदर क्या बात हो रही होगी तो अंदर के लोग जाने, लेकिन बाहर तो साफ दिख रहा है ना कि आरजेडी के लोग जो माननीय हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, उनकी ओर से रोज नीतीश जी को गाली दी जा रही है। और वैसे लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि लालू जी राबड़ी जी के इतने नज़दीक लोग हैं, तो गाली एक तरफ जो लालू जी के बगल में बैठने वाले लोग हैं, नीतीश जी को सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट देकर इस तरह की बात उनके बारे में बोली जा रही है, और फिर भी आरजेडी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं। तो दबाव का तो कई रूप होता है, और उस रूप में दबाव नीतीश जी के ऊपर है ही। उपेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा बता रहे हैं कि नीतीश कुमार पर दबाव बहुत है। नीतीश कुमार ने जो डील आरजेडी के साथ की थी, उसके सिले में नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिल पाया, लेकिन आरजेडी तो चाहती है कि जो भाई हमसे कमिटमेंट की थी वो तो पूरी करो, मतलब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाओ। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सोनिया गांधी जाएंगी या नहीं जाएंगी, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का बयान आया है। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।